हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है 10th क्लास के लिए, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम इन दो वर्ड्स को अलग अलग करें, सोर्सेज को और एनर्जी को, तो एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, और जो सोर्सेज होता है ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस कैसे करेगा? जस्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब अगर एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क है और जो सोर्सेज है वो क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो अब बात आती है कि देखिए जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें से हम अच्छा ढूंढते हैं। तो अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होंगे, तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये CBSE में 3 से 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और NTSC में इस चैप्टर का कोई रोल नहीं है। आज तक हरियाणा NTSC ने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब देखते हैं कि जो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। जो पहली करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि डज लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्क पर वॉल्यूम और मास। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 kg वुड है और 1 kg आपके पास कोल है। अब देखेंगे कि ये इनमें से कौन सा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा फॉर 1 kg ऑफ वुड और 1 kg ऑफ कोल। जब हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तभी तो वर्क आउटपुट ज़्यादा होगी उससे। अब देखिए, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्क पर वॉल्यूम और पर मास जो प्रोड्यूस करे वो हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ईजिली असेसिबल हो, मतलब जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। मान लीजिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना पड़ रहा है, तो अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाके उस सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके आओगे, और दूसरा ऐसा है जो आप जंगलों से ले आओ, तो कौन सा आसान है, जो आप आसानी से रिसीव कर सको। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की क्वालिटी ये है, एक तो वो वर्क पर वॉल्यूम और मास ज़्यादा दे, दूसरा जो हमारे पास है ईजिली असेसिबल हो, तीसरा जो हमारे पास है ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको आसानी से स्टोर किया जा सके और आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सके। अब ये देखिए, ईजी टू स्टोर का मतलब क्या, मान लीजिए आपने ऐसा सोर्सेज ऑफ एनर्जी इकट्ठा कर लिया कि आपने उसको अपने घर के अंदर रख दिया और उसको रखने की वजह से आपको घर के बाहर रहना पड़ रहा है, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से स्टोर कर सके और आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि जो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होना चाहिए वो हमारा इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब अफोर्डेबल बाई मिडिल क्लास फैमिलीज और BPL कैंडिडेट्स। अब ये देखिए कि आपने देखा गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, CBSE में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। ये व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए, इसको आप ऐसे देख लोगे, याद कैसे करोगे, आपको लिखना है ऐसे पॉइंट्स में CBSE में। याद करने के लिए मैं आपको एक सिंपल वर्ड बताता हूँ, वेस्ट। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप केवल इस वर्ड को ध्यान रखें। W से आपके दिमाग में आना चाहिए वर्क, A से आपके दिमाग में आना चाहिए असेसिबल, S से आपके दिमाग में आना चाहिए स्टोर, T से आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रांसपोर्ट, और E से आपके दिमाग में आना चाहिए इकोनॉमिकल। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, जस्ट इस वर्ड को ध्यान में रख के आप ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आप इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। ये केवल मेथड है याद रखने का करैक्टरिस्टिक्स को, इसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आप देखिए, चलो ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी, जो सोर्सेज है उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द थिंग दैट हाउ क्विकली द सोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, मतलब कितनी जल्दी वो ख़त्म हो सकते हैं, उसके बेस पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम पढ़ते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? व्हेन वी कैन नॉट रीयूज द सोर्स ऑफ द एनर्जी आफ्टर यूजिंग इट वंस, वी कॉल देम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस बात को समझिए,
मान लीजिए आपने एक बार सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर लिया और उसके बाद वो दोबारा यूज करने के लिए नहीं बचा, मतलब रीप्लेनिश्ड, मतलब ख़त्म हो गया, तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। अब देखिए दोबारा नहीं बचा, उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, तो उसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो नॉन कन्वेंशनल है वो उल्टा है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है, और क्या इसको रिन्यू किया जा सकता है नॉन कन्वेंशनल को, तो इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो एक कॉन्सेप्ट है वो फॉसिल फ्यूल का। ये फॉसिल फ्यूल होता क्या है? तो फॉसिल फ्यूल इज ए फ्यूल formed by the natural processes such as anaerobic decomposition of the buried dead organism containing organic molecules। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फॉसिल फ्यूल होता क्या है? बहुत पुराने टाइम में अराउंड 650 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारी धरती माता के अंदर दब गए और इनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये इनके अंदर एनारोबिक डिकम्पोजिशन होने लग गया और ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? फॉसिल फ्यूल्स कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ द कार्बन्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं तो इनमें क्या होता है कि इनमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन्स होता है और कुछ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी, सल्फर भी होता है। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, अब ये फॉसिल फ्यूल्स है, इनको अगर हम बर्न करेंगे तो क्या होगा? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ द कार्बन, कार्बन था तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन बनेगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये देखिए अगर हम इन ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये एसिड क्रिएट करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हम इन ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? दीज ऑक्साइड्स लीड टू एसिडिक रेन विच इफेक्ट्स आवर वाटर, सॉइल एट्सेट्रा। अब क्या होता है कि जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये जो धुआं होता है इनके बर्निंग से वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो वाटर होता है वो क्या करेगा, इनके साथ मिक्स हो जाएगा। इनके साथ मिक्स होने के बाद हमारे पास क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड में कन्वर्ट होने के बाद थ्रू रेन, बारिश के द्वारा ये नीचे धरती पे आ जाएंगे ऑक्साइड्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड। और इस तरह की जो बारिश होती है, जो रेन होती है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन। अब ये देखिए एसिडिक रेन करेगी क्या, जो हमारा वाटर है उसको इफेक्ट करेगी, ड्रिंकिंग के लायक नहीं रहेगा। जो सॉइल है उसको इफेक्ट करेगी, उसकी जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स उसको चेंज करेगी। और दूसरा क्या है, जो हमारी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है ना, उनकी जो चमक धमक है उसको भी ये इफ़ेक्ट करती है, उसको डिटेरियोरेट करती है, उसको मतलब थोड़ा सा चेंज करती है, ख़राब कर देती है। एसिडिक रेन की वजह से जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जिनकी चमक धमक पे फ़र्क पड़ा है, उनमें से एक हमारा ताजमहल है। आप देखिए, चलो ठीक है भाई। अब जो कार्बन को जलाने से जो उसका ऑक्साइड बना था, कौन सा बना था? कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किस चीज़ को इंक्रीज करता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया, वार्मिंग मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। अब ये देखिए, फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से हमारा चैप्टर अब आगे प्रोसीड करेगा। ये फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मेजर फ्यूल्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब हाउ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ए मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। थर्मो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? थर्मो मतलब क्या? हीट। हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब देखिए, हो तो रहा है एनर्जी का कन्वर्जन, एनर्जी का क्या हो रहा है? कन्वर्जन। बस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को रिसीव करेंगे, दैट्स ऑल। तो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और फॉसिल फ्यूल्स का उसमें रोल क्या होता है, कहाँ पे काम में आता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है एक मॉडल है टू डेमोन्स्ट्रेट द थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ये जो है ये आपको एक प्रेशर कुकर है, इसके अंदर वाटर है
प्रेशर कुकर के अंदर, और उस वाटर को क्या किया जा रहा है, नीचे से गर्म किया जा रहा है, तो मतलब उसको हीट एनर्जी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? उसको हीट एनर्जी दी जा रही है। अब क्या होगा कि एक पॉइंट के ऊपर आके जब टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टीम बनने लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि एक स्टीम पाइप इस प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे और उस स्टीम को हम इधर लेके जाएंगे। ये देखें, क्योंकि ये एक्टिविटी है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो आपको दिख रहा है सर्कल, ये टेनिस बॉल का एक कटा हुआ हिस्सा है, और जो ये हैं ये मेटल फिन्स हैं, जो ये रोटर, इनको हम एक्चुअल में बोलते रोटर हैं, रोटर ब्लेड्स। ये हमारे पास रोटर ब्लेड्स होती है जिसको हमने मेटल फिन्स की हेल्प से बनाया है। अब क्या होगा कि देखिए, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो स्टीम रहेगी अंडर प्रेशर रहेगी। जब ये प्रेशर इधर आके मेटल फिन्स पे लगाएगी तो मेटल फिन्स को रोटेट करेगी। मेटल फिन्स के रोटेट करने से जो जिस शाफ्ट के ऊपर ये जो टेनिस बॉल फिक्स है, ये जो टेनिस बॉल फिक्स है, मान लीजिए ये ऐसे शाफ्ट और इधर ये टेनिस बॉल है, इधर इसकी फिन्स लगी हुई है, इधर आके जो है स्टीम गिरा तो ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा। ये वाला जो शाफ्ट है इसको कपल कर रखा है डायनेमो के शाफ्ट के साथ। ये डायनेमो क्या है? डायनेमो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा था। अब क्या होगा कि देखिए, ये जो शाफ्ट है ये डायनेमो के शाफ्ट को रोटेट करेगा। अब डायनेमो का शाफ्ट अगर रोटेट होगा तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो को दी जा रही है, और मैकेनिकल एनर्जी जब डायनेमो को दी जाती है तो उसके अंदर जो आर्मेचर कोयल होता है वो भी रोटेट करेगा, और उसके रोटेट करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा बाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ से क्या हुआ, ये जो हीट एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई तो हमने क्या किया? बल्ब्स के कनेक्शन को इधर कनेक्ट किया, और बल्ब हमारा क्या करने लग जाएगा? जलने लग जाएगा। अब देखिए, अगर हम एनर्जी कन्वर्जन को ध्यान से देखें इस प्रोसेस में, तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखिए, जो हीट एनर्जी थी वो किधर कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक एक्टिविटी है जो हमें थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन को समझने में हमारी हेल्प करती है। अब अगर हम एक्चुअल में बात करें कि भाई होता क्या होगा पावर प्लांट के अंदर, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी तो वहीं पे प्रोड्यूस की जाती है ना। तो आप देखिए फॉसिल फ्यूल्स का क्या रोल है। दूसरी बात, एक पहली बात जो मेन सेटअप है वो थर्मल पावर प्लांट्स में कैसा होता होगा, और दूसरी बात क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स कहाँ यूज हुए। ये जो हीट एनर्जी आई ना, ये कोल को बर्न करके प्रोवाइड की जाती है। कोयले को जलाया जाता है तो कोल क्या होता है, जब जलता है तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अगर हम एक्चुअल में थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये जो प्रेशर कुकर होता है ना, इसकी जगह हमारे पास होता है बॉयलर। इसकी जगह क्या होता है? बॉयलर। ये जो बॉयलर होता है इसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस होती है। अब ये देखिए, अब स्टीम प्रोड्यूस कैसे होगी? जब आप इसमें हीट इनपुट दोगे। अब हीट इनपुट कहाँ से आएगी? हीट इनपुट हम देंगे इसमें बॉयलर में। जो हीट इनपुट है वो आएगी बाय बर्निंग ऑफ कोल्स, बाय बर्निंग ऑफ कोल्स। अब देखिए, इसलिए क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, अगर वो कोल इंडस्ट्री के आसपास है तो फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि जो कोल का जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेज है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो स्टीम प्रोड्यूस हुई उसको पाइपलाइंस के द्वारा हम क्या करेंगे? टरबाइन के अंदर लेके जाएंगे। किसके अंदर लेके जाएंगे? टरबाइन। ये देखिए, ये टरबाइन है। अब वो जो स्टीम आई, ये स्टीम क्या करेगी? टरबाइन्स के ब्लेड्स के ऊपर गिरेगी, जिनको हम रोटर ब्लेड्स कहते हैं। टरबाइन को रोटेट कराएगी। जैसे ही वो ब्लेड्स रोटेट करेंगी तो जो टरबाइन का जो ये शाफ्ट है ये भी रोटेट करने लग जाएगा।
अब ये रोटेट करने लग जाएगा तो इस शाफ्ट को हम डायनेमो के शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे और डायनेमो का शाफ्ट रोटेट करने लग जाएगा। मतलब अगर प्यारे बच्चों मैं कहूँ कि ये जो थर्मल पावर प्लांट का जो मेन काम है वो है इस डायनेमो के शाफ्ट को रोटेट कराना, जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कराना, बस। बाकी फिर जो काम करेगा वो जनरेटर करेगा। अच्छा चलो ठीक है, स्टीम आई इसकी ब्लेड्स पे गिरी, अब उस स्टीम का क्या करेंगे, उसको कंडेंस कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे। और कंडेंस किधर जाके करेंगे, कंडेंसर में। इधर जो रहेगा वो क्या करेगा, एक कंडेंसर रहेगा। ये कंडेंसर में हमने इसको कंडेंस कर लिया। जब हमने इसको कंडेंसर में कंडेंस किया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम। अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको पंप करेंगे। किसकी हेल्प से, एक पंप की हेल्प से। अब उसको पंप करने के बाद हम इसको फिर से वापस बॉयलर के अंदर सेंड कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। टरबाइन्स को रोटेट कराया, टरबाइन के शाफ्ट को रोटेट कराने के बाद फिर से वाटर में कन्वर्ट हुआ और वाटर को फिर से पंप करके हमने किस में भेज दिया, बॉयलर में भेज दिया। और बॉयलर में हमने भेजा तो फिर से उधर क्या हीट दी जा रही है। ये जो हीट इनपुट है ये फिर से इसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। तो अब देखिए ये जो हीट इनपुट है ये कहाँ कहाँ पे यूज होगी। यहाँ पे वर्क आउटपुट आएगा। वर्क आउटपुट क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है टरबाइन के शाफ्ट के रोटेट करने की वजह से डायनेमो का शाफ्ट रोटेट कराएगा तो वर्क आउटपुट आएगा। और जब हम इसको कंडेंस करेंगे तो ये तो हीट इनपुट है, तो जो सराउंडिंग में हीट लॉस हो जाएगा, दैट इज हीट लॉस्ट टू सराउंडिंग। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हीट इनपुट है और जो हीट लॉस टू सराउंडिंग है और जो ये वर्क आउटपुट है, इसके हिसाब से ये जो हमारा पावर प्लांट है, ये जो हमारा टरबाइन है, इसकी हम एफिशिएंसी डिसाइड करते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक, हाउ टू प्रोड्यूस द थर्मो इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ पावर प्लांट एंड what is the activity which demonstrate the production of electricity from thermal power plants. Thank you my dear students.